नमस्कार साथियों। फास्ट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम 2024 मेंस कवर कर रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 4। इसमें अभी तक हमने यूनिट 4 जो कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सिलेबस की हर एक बुलेट को हमने बहुत अच्छे से बारीकी से कवर किया हुआ है। जो भी नया डेटा एडिशन कर सकते थे वो सारा किया हुआ है। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। इसके साथ ही अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हमारे कुछ आखिरी चैप्टर्स बचे हुए हैं इस यूनिट में। अगले 2 लेक्चर्स में वो भी कवर हो जाएंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। चलिए, तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इस सिलेबस के अंदर इसमें डाला गया है। हमें देखना है एंटरप्रेन्योरशिप का एक की पार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी माल को लाने ले जाने के लिए आपको जो इस्तेमाल करना पड़ता है वो ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में आपका जो कवर करेंगे, हम सारे डायमेंशंस कवर करेंगे, जिसमें रेलवे हो गया, एयर हो गया, ट्रक्स हो गए, रोडवेज हो गए, या फिर आपके वाटरवेज हो गए। तो हमें सारी चीज़ों को देखना है। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके गुड्स की प्राइसेस के लिए। साथ ही साथ एक जीडीपी में आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है ट्रांसपोर्टेशन। जितनी कम ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होगी उतना ही हमारे गुड्स की कॉस्ट कम होगी, और उससे हमारे गुड्स ज़्यादा बिक सकेंगे, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे। इसलिए सरकार बहुत सारी लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज लेके आई है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स लेके आ रही है, ट्रेनिंग दे रही है ट्रांसपोर्ट कंपनीज को, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपने शादी में देखा होगा कि हमने एक ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बनाया हुआ है, जो एक्सक्लूसिवली हमने रेल्स के लिए है, ट्रेन्स के लिए, जो आपका माल भाड़ा लेके जाएंगे, मालगाड़ी वहाँ से निकलेंगे। वो डबल डेकर्स भी ट्रेन है। तो ये सब इसलिए कवायद की जा रही है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए रेडी किया जा रहा है। और जब भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी होगा तो उनके साथ बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो भारत स्लोली एंड ग्रेजुअली वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जा रहा है। आप देख रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हमारे बहुत सारे नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। तो ये रोड कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बना रहे हैं, वाटरवेज से भी हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। उसके लिए भारत के अंदर सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है। इस सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जितनी भी हमारी नदियां हैं जहां पर हम शिप्स के थ्रू, छोटे जहाज़ों के थ्रू हम अपने माल को सप्लाई कर सकते हैं, उन रूट्स को भी डेवलप कराया जा रहा है। वाराणसी से हमारे शिप्स चल रहे हैं, एमपी से होते हुए वो वाराणसी तक पहुंचेंगे, गुजरात में जाएंगे। तो अलग अलग जगह पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सस्ते से सस्ते दरों पर ट्रांसपोर्ट माल का किया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए चैप्टर को हमने पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको कैसे भारत सरकार कम कर सके। हम वर्ल्ड के आंकड़ों में देखें तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है भारत में बहुत अधिक है। लगभग 14-15% हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है किसी भी गुड्स की प्राइस के अंदर में। यही आप कंपैरिजन करेंगे यूएसए से, तो यूएसए में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मात्र 10% है कंपैरेटिवली टू इंडिया। चाइना की भी ये कम है, और कुछ कंट्रीज में तो ये 8%, 7% तक है। तो आप देखिए हमें कहाँ तक काम करना है, प्रोग्रेसिव करना है। जब रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, तो कॉस्ट इंक्रीज होने लगती है। अच्छे हाईवेज नहीं होंगे तो पेट्रोल फ्यूल का खर्चा बढ़ जाता है, डीजल का खर्चा बढ़ जाता है, और जो वर्किंग आवर्स हैं वो ज़्यादा लगते हैं, तो उससे भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इन सबको रिड्यूस करते हुए हम इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बना सकें, ये चैप्टर उसके बारे में बात करता है। चलिए, तो लेट ना करते हुए इसके बारे में आगे हम चलते हैं और डिस्कशन करना चालू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। क्या है? परिवहन प्रबंधन। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए क्या बोल रहे हैं? बिंदु ए से बिंदु बी तक माल की भौतिक आवाजाही की रणनीतिक योजना, निष्पादन और अनुकूलन करना, यही क्या है? आपका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है। ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जब भी क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो किससे ट्रांसपोर्ट करना है, किस मोड में ट्रांसपोर्ट करना है? रेल से करना है, रोडवे से करना है, या अगर शिप की अवेलेबिलिटी है, अगर वहां से आपकी कोई नदी निकलती है जहां पर शिप्स चल सकते हो, है ना, तो हमें क्या ये छोटे जहाज़ों से, शिप से करना है, बोट से करना है, या हमें एयरक्राफ्ट के थ्रू करना है? ये ही कुछ मोड्स हैं हमारे यहाँ पर, 4 मोड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? माल भाड़े को सप्लाई करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये क्या है? एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है,
execution and optimization of the physical movement of goods from point A to point B। सिंपल इजी डेफिनेशन है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं इसको। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले प्लानिंग, किससे भेजें, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लानिंग इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि प्लानिंग कहाँ से कैसे जाएगा, किस मोड में जाएगा, कैसे उसकी सेफ्टी होगी वगैरह वगैरह, इसके अंदर में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन, प्लानिंग कर ली, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। ये बोलना बड़ा आसान लगता है कि सर आप प्लानिंग करा रहे हैं एक माल को भेजने के लिए। देखिए बहुत बड़े बड़े गुड्स होते हैं, उनकी प्लानिंग करनी पड़ती है। जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें, तो इनमें जायंट मशीनरीज लगती हैं। उन जायंट मशीनरीज को किस तरीके से, स्पेशल व्हीकल्स होते हैं, उन स्पेशल व्हीकल्स के थ्रू ही उनकी सप्लाई की जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो हम समझते हैं वैसा ही हो, बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके के व्हीकल्स लगते हैं, अलग अलग तरीके के व्हील्स वाले ट्रक्स लगते हैं। कई आपने देखा भी हो शायद वीडियो कि 150 टायर्स वाले व्हीकल्स होते हैं, 200 टायर्स वाले प्लस वाले व्हीकल्स होते हैं। तो इन सब में जायंट जो मशीनरीज होती है, उनके कुछ पार्ट्स को डिसेंबल करके ये क्या किया जाता है, यहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हर तरीके, हर इंसान के लिए, हर इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग है। केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए सेंसिटिव होता है कि केमिकल लीक ना हो जाए, तो उस तरीके के उसको व्हीकल्स लगते हैं कि वो केमिकली प्रोटेक्टेड रहे, लीक ना हो जाए। ऑयल्स टैंकर देखते हैं, अब ऑयल टैंकर सप्लाई किए जाते हैं, तो हर जगह के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका एग्जीक्यूशन अलग तरीके से किया जाता है। उनकी सेफ्टी रखने के लिए, चोरी ना हो जाए, डकैती ना कर दी जाए, उन सब का भी ध्यान रखा जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से इनका प्लानिंग की जाती है और फिर प्लानिंग के बाद इनका एग्जीक्यूशन किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन, रिड्यूसिंग कॉस्ट, जैसे आपने देखा कि किससे भेजें जो सेफली क्या पड़ जाए, आपका गुड्स सेंड भी हो जाए और आपकी कॉस्ट का भार भी आप पे ज़्यादा ना पड़े। ये सारी चीज़ें भी इसमें क्या किया जाता है, देखनी पड़ती हैं। तो रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारे के सारे काम करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो हमने देख लिया, पहले प्लानिंग होगा, सेकंड एग्जीक्यूशन होगा, थर्ड ऑप्टिमाइजेशन, सबसे कम कॉस्ट कहाँ लग रही है और इफेक्टिव किस में है। कॉस्ट कम लगाने के चक्कर में ऐसा ना हो हम हमारे नुकसान कर लें प्रोडक्ट का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रूट ऑप्टिमाइजेशन, कौन सा बेस्ट रूट रहेगा जो सबसे आसानी से सुरक्षा पूर्वक हमारे गुड्स को पहुंचा देगा और उसके साथ ही साथ हमारी कॉस्ट भी कम आए, ऐसा रूट हम देखने को लेते हैं इसके अंदर। तो ये पहला नंबर पर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग हो गई। दूसरे नंबर पर कैरियर सिलेक्शन, किससे करें, शिप से, रोडवे से, ट्रक से करना है, रेल से करना है, वो समझेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। आगे ऑर्डर प्रोसेसिंग, हैंडलिंग कस्टमर ऑर्डर्स, जनरेटिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एंड शेड्यूलिंग पिकअप्स। आजकल हमारा ई कॉमर्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ई कॉमर्स में ये बहुत क्रिटिकल रोल अपनाते हैं, है ना, इसी को हम बोलते हैं। आजकल भारत सरकार क्या कर रही है, जगह जगह हम लॉजिस्टिक्स पार्क्स बना रहे हैं। ये लॉजिस्टिक्स पार्क का काम ही यही होता है कि यहाँ से सारे गुड्स को, है ना, माल का सप्लाई किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे इनके एग्जीक्यूशन सेंटर्स बनाए जाते हैं, बड़े ही विशाल सेंटर्स होते हैं। जब हम अमेजोन की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, तो इन लोगों के जो सेंटर्स हैं वहाँ लॉजिस्टिक पार्क्स के अंदर स्टैब्लिश्ड होते हैं और वहाँ से ही अपने गुड्स को मंगाते हैं, सप्लाई करते हैं, रिटर्न आते हैं, तो इसी जगह पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, इसके लिए एक बहुत जायंट मशीनरी लगती है। जायंट मशीनरी से बोले तो ह्यूमन पावर लगती है, उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल लग रही है, मैन पावर लगना है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर बेस्ड ये इंडस्ट्री हो गई, तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर में और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। चलिए, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया। इसके बाद हम देखेंगे फिर है लोड प्लानिंग, कैसे लोड करना है, कैसे उसकी सेफ्टी से लोड किया जाएगा। इसके लिए भी स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो उनको लोड अनलोड कराने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं और जिनकी सैलरी लाखों रुपए में होती है, क्योंकि ये गुड्स जो हैं वो बड़े ही स्पेशल कैटेगरी के गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स की प्लानिंग तो क्या है, इजीली हो जाएगी, कब कहाँ पहुँचाना है। जैसे कि अगर आप कभी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके ऑनलाइन ऑर्डर अलग अलग सेंटर से होते हुए आता है। अगर कुछ गुड्स है मुंबई से आएगा, मुंबई से फिर वो गुजरात में जाएगा, गुजरात से फिर वो एमपी में आ रहा है तो एमपी के इंदौर सेंटर में आएगा, इंदौर सेंटर से फिर वो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा अगर वो इंदौर के नियर बाय में है। तो इस तरीके से प्लानिंग की जाती है। आपका एक पैकेट तो है नहीं कि एक पैकेट के लिए ट्रक भेजा जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो लोड प्लानिंग इसके अंदर में हमें करना पड़ता है। ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, सही दिशा में जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, बीच में रुक तो नहीं गया है। हाल ही में हमने खबर पड़ी है मध्य प्रदेश के अंदर एक ट्रक को लूटा गया जिसके अंदर 1600 आईफोन थे।
अब उस ट्रक में जीपीएस लगा हुआ था, उसके ट्रक के लॉक को तोड़ा गया पीछे से, गेट के तोड़ के, लॉक को तोड़ के उसमें से 1600 आईफोन्स को चुरा लिया गया। अभी की न्यूज़ है, 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है, प्रोबेबली 1 या 2 सितंबर की न्यूज़ है। आप भी जाएं उसको गूगल करके देखें। तो ये क्या है, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर पाया गया कि जो गार्ड है ना, वो ट्रक वाले ही उसके अंदर शामिल थे, बिना इंटरनल पर्सन के ये असंभव था कि कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्या करे, आईफोन्स को चुरा ले ट्रक में से अंदर से। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग करना कंपलसरी है, कहाँ रुक रहा है, कितनी देर रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, उसके बाद ये सारी चीज़ें टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट रिडक्शन। तो अब की कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्टिमाइजेशन। ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर दो अलग अलग पहलू हैं। सबसे पहला पहलू कॉस्ट रिडक्शन का, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे हम किस माध्यम से इस्तेमाल करें कि जिससे हमारी कॉस्ट क्या है, सबसे कम आए इसके अंदर। फिर दूसरा पॉइंट होता है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, एफिशिएंसी बढ़ाइए। ट्रक यूं ना हो कि 12 घंटे काम कर रहा है या 8 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे में से बाकी के टाइम खड़ा हुआ है। आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो शिफ्ट वाइज चला दीजिए कि 8 घंटे एक ड्राइवर चलाएगा, पॉइंट्स बना दीजिए। बहुत सारे इसके अंदर स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने यही किया कि पूरे देश भर के अंदर वो पॉइंट्स बना रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रक आपका वहां पहुंच जाएगा, तो ड्राइवर एक्सचेंज हो जाएंगे। जो ड्राइवर चला गया रहा है वो वहां पर रेस्ट करेगा और उसकी जगह दूसरा ड्राइवर जाएगा। तो ट्रक आपके रोड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो रोड पे चलेंगे, मतलब ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कंपनी को इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ भारत काम कर रहा है, लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं जिनसे एफिशिएंसी बने। अब स्टार्टअप्स भी इसके अंदर में आ रहे हैं। तो ऐसी जब टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन के में जो मच रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी थी वो अब आना चालू हो गई है। तो अब हमारा देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम धीरे धीरे बेहतर होगा और बहुत अच्छा होता चले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी, कंसिडरिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। भारत सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। हाल ही में भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर है, एक लेन इस तरीके से बनाई जाएगी उस पर कि वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रक्स चल सकें। तो सस्टेनेबल की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। इंडियन रेलवे है वो 2030 तक नेट कार्बन एमिशन जीरो अपना कर देगी। तो अपनी जितनी भी वो ऊर्जा की खपत कर रही है वो सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आएगी। ये भी हमें मेक श्योर करना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन, वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो हमारे ग्रीन हाउस एमिशन में है वो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे व्हीकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा धुआं करते हैं और हमारे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी के साइड जाना पड़ेगा। ईवी कार्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम ईवी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये भी मेक श्योर करना होगा कि सोलर एनर्जी से ही हमें उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले, ना कि किसी थर्मल पावर प्लांट से मिले। भारत तेजी से अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को स्टैब्लिश कर रहा है, चाहे वो वाटर के हो, सोलर के हो या विंड के हो। साथ ही साथ तेजी से हम न्यूक्लियर एनर्जी के छोटे छोटे प्लांट्स भी बनाते जा रहे हैं, जिससे क्या हो, न्यूक्लियर एनर्जी भी हमें मिलते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हम बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, क्या बेनिफिट होंगे साहब? कॉस्ट सेविंग है, ऑब्वियस बात है। किसी चीज़ की आप प्लानिंग करते हो, अच्छे से वहाँ पर उसको समझते हो और एग्जीक्यूशन करते हो, तो आपके लिए वो क्या करेगा? कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग मतलब उस ट्रांसपोर्टर के लिए ज़्यादा मुनाफा। तो अच्छे से अगर किसी चीज़ को मैनेज किया जाए तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करता है, और जितनी कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी उतना ही मुनाफा आपको वो ज़्यादा लेके आने वाला है। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टाइम से अगर आपका माल आ रहा है, टाइम से आपका प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आप में एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ये कंपनी अच्छी है, टाइमली काम करती है ना। तो उसके से आप बार बार रिपीटिशन करोगे, ऑर्डर्स दोगे, उसी कंपनी के थ्रू आप अपना डिलीवरी कराना चालू कर दोगे उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, थर्ड पॉइंट है ऑपरेशनल ओवरऑल जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है जब आपका सिस्टमैटिक सिस्टम से आप पूरा ट्रांसपोर्ट मैनेज कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एनहांस सप्लाई चेन विजिबिलिटी, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ शिपमेंट। जब रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग होती है तो एक इंडस्ट्री में क्या होता है, इससे बहुत बेनिफिट होते हैं। वो ज़्यादा स्टॉक नहीं मंगाते हैं। एक टर्म चलता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है साहब? जितनी क्वांटिटी लगने वाली है उतनी ही क्वांटिटी की क्या किया जाए? ऑर्डर किया जाए। अननेसेसरी ज़्यादा में भी ऑर्डर नहीं करना है और कम में भी ऑर्डर नहीं करना है। एक इक्विलिब्रियम
लेवल को मेंटेन करता है ईओक्यू। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि ईओक्यू का होता है। तो ये ईओक्यू उस कंपनी को बेनिफिट देता है कि आपको कितना माल रखना है, मिनिमम इतना तो आपके स्टॉक में रहना चाहिए, वो ये ईओक्यू करता है। तो जब ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो आपको जो सप्लाई चेन विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। रियल टाइम में आपको पता चलेगा कि आपका सामान कहाँ है, तो हमें कब ऑर्डर करना है, कब नहीं ऑर्डर करना है, कितने टाइम में हमें ऑर्डर मिल जाता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें एक कंपनी प्लान करके रखती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आप रिलायंस की बात करें, टाटा स्टील्स की बात करें, इन सब के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत बड़े बड़े हैं। इनको अपने रॉ मटेरियल को टाइमली चाहिए होता है, जिससे इनकी मशीनरी फैक्ट्रीज प्रॉपर काम करते रहें, और उसके लिए इसका अनइंटरप्टेड क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। तो रॉ मटेरियल का अनइंटरप्टेड सप्लाई बना रहे और अच्छा बना रहे, मैनेजमेंट अच्छा हो, उसके लिए ये सारी की सारी कवायद की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट करते हैं तो आपका क्या होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होना चालू हो जाता है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इन सबको करने के लिए क्या है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो टीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, ये क्या करता है, एक कंपनी को सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है फॉर मैनेजिंग ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन। ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए ये क्या कर रहा है, सेंट्रलाइज। जिस तरीके से आप देखते हैं डी मार्ट के अंदर या बड़े बड़े जायंट्स रिटेलर्स के अंदर आपके देखते हैं एक सेंट्रली सॉफ्टवेयर होता है, जो एक सॉफ्टवेयर ही सारे सेंटर्स के अंदर काम कर रहा होता है। उसी तरीके से ये टीएमएस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसीज को बढ़ाने में काम आता है। क्या करता है, रूट ऑप्टिमाइजेशन करता है, कैरियर मैनेजमेंट करता है, शिफ्ट ट्रैकिंग करता है, यार्ड मैनेजमेंट करता है, रिपोर्ट एनालिसिस बताता है कितना माल आया, कितना माल भेजा, क्या रिपेयर होना है, क्या रिपेयर नहीं होना, कौन सी गाड़ी कहाँ जगह मूवमेंट कर रही है, कितनी गाड़ी हमारे वर्किंग है, कितने को हमने उनका मेंटेनेंस कराया है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट कौन करता है, टीएमएस करता है। तो टीएमएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग द ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इसके साथ जितना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करोगे, जितना आज के बिजनेस के अंदर आप टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट लेके आओगे, उतना ही बिजनेस आपका सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होने के साथ साथ एक कॉस्ट एफिशिएंसी भी इसके अंदर में आएगी। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखनी है और करनी है। बेसिक पॉइंट है, आप ये ना समझें कि हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये इन डिटेल है, एक छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एक एक दो दो पेज में समाये हुए हैं। उसमें भी फास्ट आईएएस एकेडमी आपको इन डिटेल नोट्स लेके आ रहा है, जिससे आपकी तैयारी 360 डिग्री क्या हो, कंप्लीट हो। तो 360 डिग्री आपके नोट्स बने, 360 डिग्री आप मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ सकें, उसी हिसाब से आपके नोट्स को प्रिपेयर किया गए हैं। इसलिए फास्ट आईएएस एकेडमी का आपसे गुजारिश है कि चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। अब इंडिया विद इस वास्ट जियोलॉजिकल एक्सपांस एंड डाइवर्स इकोनॉमिक लैंडस्केप प्रेजेंट यूनिक चैलेंज। भारत के अंदर अलग अलग टेरेन है हमारे यहाँ बर्फ़ भी गिरती है, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ समुद्र भी है, रोड भी है, गांव भी हैं, कच्चे रोड भी हैं। तो अलग अलग ट्रेन हमारे को एक अलग यूनिक प्रॉब्लम लेके आती है कि हमारे यहाँ इतनी सारे अलग अलग ट्रेन है, तो उनके लिए अलग अलग जैसे बना हुआ। जैसे आप हिमाचल में अपनी गाड़ी को भेजेंगे, तो हिमाचल में जब आप ट्रक को लेके आएंगे तो वहाँ अलग लेवल के चैलेंजेस आते हैं, स्नो में अलग चैलेंजेस आते हैं। रेगिस्तान गर्मी का जो राजस्थान का एरिया है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वो अपने साथ अलग चैलेंजेस लेके आता है। उन चैलेंजेस को मैनेज करना एक टफ टास्क होता है, उसके हिसाब से हमें ये काम करने पड़ते हैं। ठीक है। द कंट्रीज ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक्सपांडिंग इंडस्ट्रियल बेस एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हैव प्लेस्ड इमेंस प्रेशर ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हर साल आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट का धंधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट का धंधा नहीं है, बड़ा काम है, बड़ा मेहनत का काम है। फिर भी हर साल हजारों ट्रक रोड पर नए आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश तेजी से बढ़ रहा है, इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, तो उसको फुलफिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट भी बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की चैलेंजेस क्या है इंडियन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए? तो सबसे पहले क्या, रोड नेटवर्क। अभी भी इतना स्ट्रांग रोड नेटवर्क होने के बावजूद भी जिस तरीके का भारत है, जिस तरीके से डेंसली पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो रोड नेटवर्क उस लेवल का नहीं है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। इंडिया में अभी जो आप देखेंगे जो आपके एक्सप्रेस हाईवे हैं, एक्सप्रेस हाईवे के नेटवर्क की आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ लगभग 6000 किलोमीटर का ही क्या है, इन टोटल एक्सप्रेस हाईवे का नेटवर्क है। जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे चाइना के साथ, तो वहां आप पाएंगे कि 55,000 या इससे ज़्यादा 55,000 प्लस किलोमीटर का उनके यहाँ एक्सप्रेस हाईवे का नेटवर्क है। हम बहुत पीछे चल रहे हैं,
है ना। हम खुश होते हैं हमारे एक्सप्रेस वे देख के, अरे साहब हमारे एक्सप्रेस वे पे प्लेन उतर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है साहब प्लेन उतर रहे हैं, लेकिन हम कितना स्लो हैं एक्सप्रेस हाईवे बनाने के अंदर में, आप वो देख लीजिए। 6000 किलोमीटर का इन टोटल हमारे पास नेटवर्क है। जब आप बात करेंगे चाइना की तो 55,000 प्लस और ज़्यादा उसके यहाँ पर क्या है एक्सप्रेस हाईवे। हमें 10-15 साल लगने वाले हैं उनसे कैचअप करने के लिए। तो तेज़ी से हमें एक्सप्रेस हाईवे बनाने पड़ेंगे। जब हमें तेज़ी से एक्सप्रेस हाईवे बनाने हैं तो इसके अंदर एक समस्या आती है फाइनेंस की। तो फाइनेंस के लिए हमें पब्लिक पार्ट के नहीं, प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाना पड़ेगा। पीपीपी मॉडल पे हमें क्या करना पड़ेगा, रोड के जो डेवलपमेंट एक्सप्रेस हाईवे का उनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तेजी से विकास करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट नीड कि पब्लिक का जो प्राइवेट का पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर में आए, जिससे हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से नेटवर्क बनाना चालू करें रोड का। चलिए नेक्स्ट है रेलवे। रेलवे के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। डेडिकेटेड ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, वेस्ट साउथ का जो है वो आपके फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर बन चुका ऑलरेडी। इन कॉरिडोर का स्पेशली यही काम है कि यहाँ पर मालगाड़ियाँ चलेंगी और स्पीड से मालगाड़ियाँ चलेंगी। जब मालगाड़ियाँ स्पीड से चलेंगी तो उससे क्या होगा, जल्दी टाइमली क्विकली टाइमली आपका गुड्स पहुँचेगा, थस रिड्यूसिंग योर कॉस्ट, इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसके बाद आप देखेंगे पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स का डेवलप कर रहे हैं। पिछले 10 साल में लगभग 70 नए एयरपोर्ट्स इंडिया के अंदर बन चुके हैं और अगले आने वाले 5 साल में जो हमारे टोटल एयरपोर्ट्स की काउंटिंग है वो 150 प्लस पहुंच जाएगी। दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट जो आपका एयरपोर्ट है वो जवेरा आपके नोएडा के उधर बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हम कर रहे हैं, पोर्ट्स का डेवलप कर रहे हैं, नए पोर्ट्स बर्थ अलॉट की जा रही हैं, प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। अडानी ग्रुप के पास बहुत सारे पोर्ट्स की बर्थ है। इसके बाद सेकंड है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कंपनी है वो बहुत सारे पोर्ट्स का मैनेजमेंट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चैलेंजेस क्या हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट, बहुत ज़्यादा हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भारत के अंदर लगभग 14 से 15% लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, दैट्स इज ह्यूज अमाउंट, है ना। मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो 85 रह जाएगा और 15 रुपये क्या उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है। तो इसको हमें डिक्लाइन करनी, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव बने। प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव बनेंगे तो उसके कारण से क्या होगा कि हमारे गुड्स ज़्यादा सेल होंगे, हमारे गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस आता है। जब लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, और जब प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पर देखना चालू कर देते हैं, अरे यार इसका प्रोडक्ट महंगा है दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होना चालू हो जाती हैं, इन सबको भी हमें रोकना पड़ेगा, है ना। तो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में होती हैं। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद है, देखिए कंट्रीज में क्या क्या रेट चल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट 7.80, चाइना 14.70, इंडिया 13.80। तो इसे भी हमें कम करना। जर्मनी 8.30, जापान 9.20। जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है उन पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए तेजी से विकास किया है इन कंट्रीज ने, और इन कंट्रीज से क्या हुआ है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट आना चालू हुआ है। रेगुलेटरी चैलेंज, मल्टीपल रेगुलेशन है, राज्य के मल्टीपल रेगुलेशन अलग है, जगह जगह चेक पोस्ट खड़ी कर दी जाती हैं। जीएसटी आने के बावजूद भी वैट की जो आपकी सेल्स टैक्स की चेक पोस्ट हैं अभी भी बहुत सारे राज्यों में, हाल ही में सख्त निर्देशन के बाद अब जाके हमारे यहाँ चेक पोस्ट को ख़त्म किया गया है। एक हफ्ता वसूली का जो काम था, इलीगल तरीके से वसूली की जाती थी आरटीओ ऑफिसर्स के या आरटीओ स्टाफ के थ्रू, वो अब जाके कहीं जाके थमा है, जो दूसरे राज्यों में 3 से 4 साल पहले हो चुका था। तो ऐसी चीज़ें, मल्टीपल रेगुलेशन जब होती हैं, अलग अलग एक्ट होते हैं, राज्य के अलग केंद्र के अलग, उनसे बहुत इम्पैक्ट आता है। चलिए, ई वे बिल एक अच्छी प्रोग्राम है। जीएसटी के अंदर में ई वे बिल बनाया जाता है, जिससे गुड्स कोई भी माल ले जा रहा है तो ई वे बिल होना चाहिए, उसकी 3 कॉपीज होना चाहिए। बहुत अच्छा सिस्टम है। तो सरकार लूप होल्स को बंद कर रही है, इफेक्टिवली काम करने की कोशिश कर रही है। कंप्लायंस बर्डन, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारा कंप्लायंस करना पड़ता है। जीएसटी का कंप्लायंस अलग से करो, स्टेट का कंप्लायंस अलग से करो, वैट का कंप्लायंस अलग से करो, है ना। अगर सेंसिटिव गोल है, फ्रेजाइल गोल है तो उसका अलग से करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इन कारण से कॉस्ट बढ़ जाती है, टाइम इंक्रीजिंग होती है और आपका कॉस्ट बढ़ा देती है।
डिस्पाइट द चैलेंजेस इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट इन रिसेंट ईयर। ये बात सही है कि इतने सिग्निफिकेंट चैलेंज होने के बावजूद भी इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने क्या किया है, बहुत अच्छी तरक्की की है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे आपका रोडवेज हो, इन सब में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से आ रहा है ना। ऑल थैंक्स टू जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उनका बहुत अच्छा विजन है इस मामले में। इंडिया में क्या करना, शानदार रोड्स बनाना कि हम हमारे अमेरिका के जो रोड नेटवर्क है उनको बीट कर दें। तो जब आप एक अच्छा लक्ष्य लेके चलते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो उसके रिजल्ट देखते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज के जो हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने, उन्हें ये करके दिखाया और कर भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लेके आना, पीपीपी मॉडल पे लेके आएंगे। इसके अंदर बहुत सारे मॉडल चलते हैं। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बोट मॉडल जिसको बोलते हैं, बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर मॉडल चलता है। बहुत सारे मॉडल है, उन बेसिस पे पीपीपी मॉडल से पैसा आया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, और उसको तेजी से विकास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स सरकार लेके आई, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जीएसटी हम लेके आए, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स बना रहे हैं हम इसके अंदर में, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर में देख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2023। ये पॉलिसी क्या डिफाइन करती, कैसे लॉजिस्टिक में काम करना है। कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, डिजाइन टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस की भावना है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के अंदर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर में, उसको देखते हुए ये सारे की सारी पॉलिसी लेके आई है। थर्स रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर है इंप्रूविंग लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जिससे क्या हो, अच्छे से हमारा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हो सके और कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो जाए। प्रोमोटिंग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग, जरूरी नहीं पूरा रोड से चले, रोड का इस्तेमाल कीजिए, रेलवे का इस्तेमाल कीजिए, है ना, शिप्स का इस्तेमाल कीजिए, इन सबको क्यूमुलेटिव मिला के अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कीजिए, जिससे कॉस्ट क्या हो सके, कम हो सके। टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन, ड्राइवर से लेके क्लीनर से लेके पूरे जो मालिक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, और सरकार अपने आप को क्या करे, अपग्रेड करे, टेक्नोलॉजी को सीखेगी तो कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और सबका इसमें क्या है, विन विन निकल के आता है सबके लिए। क्रिएटिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, ऐसा माहौल बनाना जिससे लॉजिस्टिक्स के एरिया में, ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में पैसा आए, पैसा अच्छा आएगा तो क्या होगा, तेज़ी से तरक्की होगी। हाल ही में आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि ये जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं 2025 से अब ट्रक ड्राइवर के कैबिन में कंपलसरी है एसी देना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब एसी नहीं होता है, ऑलरेडी गाड़ी की हीट इतनी ज़्यादा होती है, और ऊपर से गर्मियां हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, उनसे कई बार क्या होता है, गर्मी के कारण से डिसीजन मेकिंग पावर ख़राब हो जाती है ट्रांसपोर्टर्स की, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, और कई बार एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो सरकार ने उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए अब कंपलसरी कर दिया है कि 2025 से जितने भी ट्रक्स बनेंगे उनके अंदर आपको क्या है, एसी फिटेड मिलेगा ही मिलेगा, डीम्ड आएगा, जिसके कारण से उनको सहूलियत बनी रहे, और सहूलियत जब उनको बनी रहेगी तो क्या होगा, अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, एक्सीडेंट कम होंगे, लाइफ सिक्योर ज़्यादा हो पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंप्रूविंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी, बेनिफिट क्या है, सप्लाई चेन एफिशिएंसी को इसने इंप्रूव किया है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया है, जॉब क्रिएशन किया है। लॉजिस्टिक पार्क आया तो लॉजिस्टिक पार्क्स बन रहे हैं, लॉजिस्टिक हब बन रहे हैं, तो जब इन सबको मैनेज करने के लिए, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों में इसमें जॉब क्रिएशन हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ से होता है, सही बात है ना, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा लॉजिस्टिक पॉलिसीज होती है, स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक पॉलिसी होती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर होता ही होता है। चलिए नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी। गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप टू इंप्लीमेंट द इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक्स पार्क पॉलिसी 2030। इसके अंदर है सेटिंग अप लॉजिस्टिक पार्क्स, हम देख चुके हैं सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत क्या कर रही है, लॉजिस्टिक्स पार्क्स को स्टैब्लिश कर रही है। इसके बाद में प्रोमोटिंग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एनकरेजिंग टेक्नोलॉजी अपडेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये पॉलिसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में सहायक होती है। इंप्रूविंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इंप्रूव कर रहे हैं, जबरदस्ती की जो फीताशाही थी उसको हम रोक रहे हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सको, इजीली लाइसेंस मिल सकें, वो सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर में कर रहे हैं। डेवलपिंग ए स्किल्ड वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स को हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर में एस्टैब्लिश कर रहे हैं।
इनिशिएटिव रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स ये है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट है, पीएम गति शक्ति स्कीम है, गति शक्ति स्कीम के तहत हमने 16 मंत्रालय को इकट्ठा करते हुए इसमें क्या किया है, काम किया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जा रहे हैं, लीड्स रिपोर्ट दी जा रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट, भागरमाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, बहुत अच्छे से आते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट से, भारतमाला प्रोजेक्ट से आपसे 2 नंबर 7 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट और भारतमाला प्रोजेक्ट पे आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चालू कर दें। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा मैनेजमेंट खत्म होता है। आशा करते हैं आप इनसे पढ़ रहे हैं, नोट्स हूबहू यहाँ से बना लीजिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। बहुत से बहुत आपसे पूछा जाएगा तो कोई पर्टिकुलर स्कीम्स बन सकती है, बाकी हमने सारे नोट्स आपके कवर किए हुए हैं। जो स्कीम्स रिलेटेड एक क्लास होगी वो एडिशनली हम ले लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे भी इसी तरीके से आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। कृपया हमारे फास्ट आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है। धन्यवाद।